सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ध्येय टीवी की बेहद ही खास प्रस्तुति टॉपर स्टॉक में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है केशरी पांडे। मित्रों, सफलता की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं होती। हर व्यक्ति अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी परिभाषा गढ़ता है। लोगों के कुछ सपने होते हैं, इन्हीं सपनों के मुताबिक लोग अपना लक्ष्य तय करते हैं। इनमें से कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जहां हमें से ज़्यादातर लोग पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ एक गिने चुने लोग ही इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे ही शख्स मौजूद है जिन्होंने एक ऐसी ही सफलता के शिखर को छुआ है। हमारे साथ मौजूद है यूपी पीसीएस 2019 की परीक्षा में 33वीं रैंक हासिल करने वाले मिस्टर विपिन कुमार द्विवेदी जी। विपिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो ध्येय परिवार की ओर से आपको ढेर सारी बधाई। और वैसे तो जाहिर तौर पर आपको बहुत खुशी का मतलब अनुभव हो रहा होगा, लेकिन हम आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे कैसी अनुभूति है आपकी इस वक्त, और वो क्षण क्या था, वो मोमेंट क्या था जब आपको पता चला कि अब आप एक डिप्टी कलेक्टर हो चुके हैं। जी, जो अनुभूति है वो तो सर मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि एक सपने जैसा था जिसे मैंने अपने बीटेक करने के दौरान एक सपना देखा था कि मैं भी इस परीक्षा को पास करूं, और जब ये पूर्ण हुआ तो एक सपने साकार होने जैसा था। और अगर उस क्षण की बात करूं तो जब रिज़ल्ट आया था तो मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि मैं डीसी के पद पर चयनित हुआ हूं। तो मेरे साथ मेरे एक मित्र जो कि अभी आईपीएस हैं, आलोक जी, उनके साथ ही मैं था। तो लगभग मैं 10 मिनट तक तो उनसे लिपट के रोता ही रहा, और मैं किसी को फ़ोन भी नहीं कर पा रहा था। घर पे भी बात नहीं हो पाई थी मेरी किसी से, क्योंकि मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। तो वो क्षण मेरे लिए बहुत ही एक भावुक भी था, और मुझे अपने में एक मैं उस चीज़ को बस बयान नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। निश्चित तौर पर काफ़ी भावुकता भरा क्षण रहा होगा। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जी, ये एक ऐसी तैयारी रही जो कि एक लंबी तैयारी रही, तो इसमें किसी एक का तो श्रेय नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें मेरे माता पिता का भी सहयोग रहा, मेरे बड़े भाई दोनों ने मुझे सहयोग दिया, मेरे पूरे परिवार, मित्र, गुरुजन, सब ने मिलकर मुझे एक पीछे से उस सामर्थ्य दिया। उसी के बल पे ही मैं इस सफलता को निश्चित तौर पर कई लोगों का योगदान होता है हमारी सफलता में। अपने बारे में कुछ बताया, जैसे शुरुआती शिक्षा दीक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जी, मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण ही रही। मेरे पिताजी किसान हैं और मैं 3 भाई हूँ, और मेरे तो बड़े भाई रेलवे में हैं। और मैं हाई स्कूल तक की अपनी परीक्षा ग्रामीण क्षेत्र से ही पास किया था। 12th में मैं इलाहाबाद में आया था, वहाँ से जमुना कृष्ण से मैंने इंटरमीडिएट किया था। उसके पश्चात से मैंने सर 4 साल का बीटेक किया डॉक्टर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर से, और 2016 में मैं से दिल्ली आया तैयारी के लिए, और उसके बाद से सर मैं तैयारी में ही लगा रहा। और सर मुझे अंततः 2019 में की यूपी पीसीएस की परीक्षा में एसडीएम के रूप में। यस सर। तो शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद फिर आपने स्नातक इंजीनियरिंग में की। जी। इंजीनियरिंग से फिर सिविल सेवा। जी। तो कब और कैसे आपको लगा कि आपके अंदर एक सिविल सेवक कहीं न कहीं है और उसको अब उभार कर अब सामने लाने की ज़रूरत है? जी, इसके पीछे भी सर एक कहानी है कि मेरे परिवार में ही एक मेरे भैया हैं, श्री मनोज द्विवेदी जी, वो वर्तमान में ही पीसीएस अधिकारी हैं। तो जब ग्रामीण क्षेत्र में जब मैं रहता था, तो जब वो आते थे तो उनका एक जो सम्मान था, उस सम्मान को देख के लगता था कि ऐसा ही बनना है। ये नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन कुछ था कि ऐसा ही बनना है। धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया और जाना कि हाँ वो इस पद पे है, तो एक रुझान आ गया था 12th के बाद कि हाँ सिविल सेवा में आना है। बट चूँकि मेरे बड़े भाई इंजीनियर हैं, तो उनकी एक मंशा थी कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, उसके बाद मैं फिर इस फील्ड में आऊँ। इसलिए सर मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद से मैंने अपने इस कैरियर को फिर आप अपने पीसीएस की तरफ और यूपीएससी की तरफ रुक के सर। साल 2000 आपने बताया कि साल 2016 से आप तैयारी कर रहे हैं, और 2021 ये 5 सालों का जो आपकी ये यात्रा रही, तो तैयारी के दौरान किस तरह की मुश्किलें सामने आई आपके?
जी, इसमें कई तरीके की मुश्किलें आती हैं क्योंकि ऐसा ये फ़ेज़ होता है कि इसमें तीन फ़ेज़ होता है। तो कभी ऐसा होता है हम प्रीलिम्स फ़ेल होते हैं, कभी मेंस होता है, कभी हम फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाते, और साथ ही हर 10 दिन पे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। बहुत सारी नेगेटिविटी हुई होती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा अपने आप को बचाना होता है, और उसके लिए चाहे मित्रों से बात करें या फिर परिवार वाले से बात करें, या किसी भी तरीके से अपने आप को लगातार मोटिवेट करना होता है, क्योंकि नेगेटिविटी तो आती ही रहती है इस प्रिपरेशन में सर। बिल्कुल बिल्कुल। अपने तैयारी की रणनीति के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। एक स्टेज वाइज आप प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, क्योंकि हर चरण की अपनी अपनी मुश्किलें होती हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताएं। आपकी क्या रणनीति रही व्यक्तिगत तौर पर? सर, ऐसे प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने कोई अलग से अप्रोच नहीं लिया, जो कि यह एक इंटीग्रेटेड अप्रोच था। बशर्ते कि अगर बात करें हम अभी स्टेट पीसीएस में, तो वहाँ का सिलेबस यूपीएससी जैसा हो गया है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो जो हमारा बेसिक है, चाहे पॉलिटी है या फिर इन्वायरमेंट है, जो भी है, उनकी जो बेसिक्स बुक है वो वही मैंने पढ़ी थी। मैंने लास्ट ईयर के कुछ पेपर भी किए थे, 4-5 साल के पेपर मैंने किए थे, और उसके बाद कुछ कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ भी मैंने मार्केट से ले रखी थी, और उनको मैंने सॉल्व किया था। तो प्रीलिम्स के लिए मेरी यही स्ट्रेटजी थी। और जहाँ तक मेंस की है सर, तो मेंस के लिए मैंने एक तो पूरा बेसिक जो सिलेबस है उसको तैयार किया था, और मेरा फोकस आंसर राइटिंग पे ज़्यादा था। तो मैं कई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉडल आंसर को ले आता था। इवन मैंने ज्वाइन भी कर रखे थे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को, और मैं टेस्ट बहुत लिखता था, और मुझे लगता है उसका फ़ायदा मेंस में मुझे मिला। जी सर। तो इंटरव्यू का? हाँ सर, इंटरव्यू के लिए मैं मानता हूँ कि एक तो दिल्ली में एक अच्छा माहौल मिल जाता है। खासकर जो हमारा ग्रुप था उसमें बहुत सारे सिलेक्टेड लोग भी थे, और ऐसे भी थे जो कई बार इंटरव्यू दे चुके थे। तो उनके माध्यम से मैं धे में ही आता था, और काफ़ी टाइम हम लोग साथ में यहीं पे खुद से भी मॉक करते थे। विनय सर भी आते थे हम लोग को कभी कभी गाइड करने। तो ऐसे करके हमने खुद से एक तो मॉक किया था, और प्लस 1-2 कोचिंग में हमने मॉक दे भी लिया था। अगर जैसे किसी को लगता हो कि उसमें प्रेशर थोड़ा सा है और कैमरे के सामने आ जाता है, तो प्रेशर थोड़ा रिलीज हो जाता है, तो मे बी वो 1-2 मॉक दे सकते हैं। अदरवाइज खुद से अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है ग्रुप में। अच्छा, नोट्स को लेकर अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी सवाल होते हैं। कुछ लोग नोट्स न बनाने में यकीन करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली किताब से पढ़ते हैं, कुछ लोग दूसरों का नोट्स पढ़ने में यकीन रखते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, और आपकी क्या रणनीति रही थी? ये सर, मैं अभी तक मैंने भी अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में नोट्स नहीं बनाए थे, तो मुझे लगता है ये मैंने गलती भी की थी। तो इस साल एक मेरे मित्र हैं यशवंत जी, उन्होंने मुझे सलाह भी दिया था कि एक बार मैंने उनको देखा था, उनके मार्क्स अच्छे आते थे जीएस में, तो मैंने उनसे प्रेरित होकर खुद से इस बार अपनी नोट्स बनाई थी। तो मैंने चारों पेपर के अलग अलग नोट्स तैयार कर लिए थे, जो कि काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कुछ टॉपिक होते हैं। तो उन पे मैंने बहुत सारी जगहों से कीवर्ड रख लिया था, और कुछ कमेटी, कुछ गोल्स, और उनको तैयार कर लिया था, और उन्हीं को बार बार रिवाइज करके मैंने मेंस में लिखा था। तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। तो मुझे लगता है नोट्स तो बनाना चाहिए अगर टाइम मिले तो। अच्छा, जैसे अभी आपने इस सवाल का जवाब तो दे दिया, लेकिन थोड़ा सा और स्पष्ट करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, दिल्ली शहर आकर तैयारी करना और कोचिंग संस्थानों की हेल्प लेना, कितनी भूमिका रहती है इन दोनों कारकों की? ये सर, जहाँ तक दिल्ली वाली बात है, तो मेरे लिए तो मुझे लगता है फ़ायदा रहा, क्योंकि एक माहौल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसके लिए। यद्यपि घर से भी लोग तैयारी करते हैं और छोटे शहरों से भी आते हैं, बट मुझे लगता है कि दिल्ली में एक जो इन्वायरमेंट मिलता है इसको लेके, वो काफ़ी अच्छा होता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, अच्छा गाइडेंस, वो सब दिल्ली में अवेलेबल हो जाता था। और रही बात सर, दूसरा आपने किसके लिए? कोचिंग संस्थानों की भूमिका को लेकर मैंने पूछा। ये सर, कोचिंग के लिए तो मैं मानता हूँ कि चूँकि ये एक वास्ट सिलेबस है, और अपने से थोड़ी रणनीति बनाने में समस्या आती है, तो अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम मदद ले लेते हैं तो हमें एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कंपाइलेशन मिल जाता है, अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं कोचिंग इसमें काफ़ी ढेर सारे मेहनत करने से बच जाती है। यस सर। जी। हिंदी माध्यम को लेकर अक्सर सवाल, शिकायतें और ढेर सारी बातें हम आप सुनते हैं। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के आप तुलनात्मक रूप से देखें तो आपको कहीं एडवांटेज या डिसएडवांटेज या कुछ आपको महसूस हुआ हो?
सर इसमें मैं ये मानता हूँ कि अभी यूपीएससी में थोड़ा सा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ जीएस में लैग कर रहे हैं थोड़ा सा हिंदी माध्यम में। अदरवाइज स्टेट पीसेस में सर मुझे ऐसी कोई समस्या भी दिखी नहीं। और इस बार भी बहुत सारे हिंदी माध्यम से लोग सेलेक्ट भी हुए थे, इवन मेरा भी हिंदी माध्यम ही था। अच्छा। और मुझे लगता है कि सर स्टेट पीसेस में तो सर हिंदी माध्यम को लेकर कोई प्रॉब्लम है नहीं। और दूसरा स्टेट में तो सर अभी एडवांटेज भी है, क्योंकि वहाँ पे अभी 150 नंबर का हिंदी कंपलसरी का भी पेपर है, तो उसमें एक वेटेज मिल जाता है हिंदी माध्यम को। तो मुझे लगता है कि सर माध्यम को लेकर स्टेट में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखते। अच्छा, बिल्कुल माध्यम को लेकर ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। वैकल्पिक विषय का चुनाव करने में आपने किन तरह की बातों का ख्याल रखा? सर ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम अक्सर गलतियां कर देते हैं कि मेरे ख्याल से सर इसमें 3-4 चीज़ें हैं, उन पर ध्यान रखना होगा। जैसे कि पहला तो हम देखेंगे कि स्कोरिंग कौन सा है, कि जिस ज़्यादा अच्छा इस समय चल कौन रहा है। दूसरा, क्या उसमें अच्छा गाइडेंस है, क्या मटेरियल्स अवेलेबल हैं। और चौथा ये है कि जिस माध्यम में हम आ रहे हैं, क्या उस माध्यम में कोर में उसमें मटेरियल है, अदरवाइज नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए सर हम वैकल्पिक विषय का चुनाव कर सकते हैं। लास्ट में हम देख सकते हैं कि हमारी रुचि है या नहीं। बट सर मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता, क्योंकि अगर वो स्कोरिंग है तो हमें उसे अपना रुचिकर विषय बनाना चाहिए। आपका क्या था वैकल्पिक विषय और आपने उसकी तैयारी कैसे की? सर मेरा तो हिंदी लिटरेचर था। मैंने सर एक कोचिंग संस्थान के ही नोट्स पढ़े थे। फिर मैं कोचिंग तो नहीं ले पाया था, बट मैंने उनके नोट्स पढ़े थे, काफ़ी अच्छे थे। अच्छा। और मैंने कुछ उसी कोचिंग संस्थान से कुछ मैंने टेस्ट सीरीज भी उन्हीं की लिखी थी सर। और लास्ट ईयर के मैंने पेपर्स देखे थे। करेंट अफेयर्स को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में ढेर सारे सवाल होते हैं। एक हमारी तैयारी के दौरान बड़ा वक्त चला जाता है केवल न्यूज़पेपर पढ़ने में। एक दिन में 2.5 घंटा 3 घंटा आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे कि डायरेक्टली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, या फिर जो ढेर सारे कोचिंग संस्थान हैं या दूसरे सोर्सेज हैं उनके मटेरियल्स को हम डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं, या कैसे करंट अफेयर की तैयारी कैसे किया जाना चाहिए? सर इसमें अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अच्छा ही है, लेकिन उस पर बहुत टाइम जाया करने की ज़रूरत नहीं होती कि उससे हम नोट्स निकाल के नोट्स बना रहे हैं। क्योंकि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कर रहे हैं तो हम मेहनत फिर ना ही करें, क्योंकि वो अच्छा कंपाइलेशन आते हैं। और मेरी स्टडी तो सर ये रही कि मैं न्यूज़पेपर बहुत कम ही पढ़ता था। मैं लास्ट में कई कोचिंग वाले एक साथ लेके आते थे, वो चाहे पीटी के लिए ले आते हो चाहे मेंस के लिए, तो मैं वही पढ़ता था। और साथ में मैं सर RS-TV लगातार देखता था। तो यही 2 चीज़ मैं करंट अफेयर के लिए करता था। तो सर मैं मानता हूँ कि अगर किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन को फॉलो किया जा रहा है और कुछ RS-TV वगैरह देखा जा रहा है, तो इससे करंट अफेयर हो जाता है। आपने यूपीएससी की 4 बार मेंस परीक्षा दी, यूपीपीसीएस में सफलता हासिल किया आपने। यूपीएससी की रणनीति में और राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में की रणनीति में किस तरीके का अंतराल आप देखते हैं? सर केवल मुझे प्रीलिम्स के स्तर पर ही दोनों में अंतर दिखता है। बाकी मेंस के स्तर पर तो मैंने वही सारा मटेरियल यूज किया था, वही जैसे मैं यहाँ आंसर राइटिंग करता था सेम वैसे ही मैंने यूपीपीसीएस में ही लिखा। बस प्रीलिम्स में सर यूपी में थोड़ा सा भी फैक्चुअल ज़्यादा पूछते हैं, तो वहाँ हमें फैक्ट पढ़ने होते हैं। और यूपीएससी में चूँकि वो इशू पूछते हैं और उस पर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं, तो हम ज़्यादा यहाँ पे इशू बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्रीलिम्स में ही एक अलग रणनीति होती है। मेंस के लिए तो मैं मानता हूँ सर जितना हम यूपीएससी की चीज़ों को यूपी में लिखेंगे या किसी भी स्टेट पीसेस में, हमें उतना ही लाभ होगा सर। यूपी स्पेशल के लिए कुछ अलग बताना चाहेंगे? सर मैंने एक यूपी के लिए पीटी के लिए जो बुक पढ़ी थी उसी को मैंने मेंस के लिए भी पढ़ लिया था। बस थोड़ा सा मैंने यूपी के मैप वगैरह को अच्छे से कई जगहों पे यूज किया था। अच्छा, अभी आपने इस बात का जिक्र भी किया, मैं फिर से इसको स्पष्ट तौर पर आपसे पूछ ही लेता हूँ कि तैयारी के दौरान कई ऐसे मोमेंट्स अभ्यर्थियों के जीवन में आते हैं और आते भी होंगे जब उन्हें काफ़ी लो फील होता होगा। उन्हें लगता है कि यार मैंने मेंस दिया नहीं हुआ या प्रीलिम्स दिया नहीं हुआ। तो जब आप लो फील करते हैं तो ऐसे मोमेंट से कैसे डील करते हैं? या कोई और पारिवारिक समस्या या कुछ ऐसी निजी जीवन की दिक्कतें आ जाती हैं, तो इन क्षणों से आप कैसे निपटते हैं? कैसे अपने आप को उभार कर ले आते हैं कि चलो बैक ऑन ट्रैक हो रहे हैं अब हम? सर इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप बना लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ उनसे रोज़ 1 घंटे शाम को या सुबह में मिलें। तो हम लोगों का भी अपना एक ग्रुप है, तो मैं उसी ग्रुप में अपना 1 घंटे बिताता था। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था तो वो लोग बोलते थे नहीं यार कर लेंगे, ऐसा नहीं है।
और उनमें कई ऐसे थे जो सिलेक्टेड थे या कई ऐसे थे जो कई बार इंटरव्यू दिए। अगर ऐसे नहीं भी दोस्त हैं तो अगर हम जब रूम में ही अपने यहाँ बैठ के सोचते हैं तो ऐसा लगता है चीज़ें बहुत टफ है, लेकिन हम बाहर आते हैं, मित्रों के साथ आते हैं या अपने किसी ऐसे परिवार में ऐसे कोई किसी सदस्य से बात कर सकते हैं जो लगातार हमें मोटिवेट करते हैं। जैसे मेरे भैया मुझे लगातार मोटिवेट करते थे, या फिर ऐसा कोई फ्रेंड हो जो सेलेक्ट हुआ हो तो हम उससे भी बात कर सकते हैं, तो इससे हम लगातार मोटिवेट हो सकते हैं। पढ़ाई के दौरान आपने निरंतरता कैसे बनाए रखी? जैसे दैनिक जीवन में ढेर सारी समस्याएं आती हैं, कभी किसी का फ़ोन आ गया, कभी कोई मित्र ने बुला लिया, चलो यार आज मूवी चल के देखते हैं। तो ये जो छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं जिनका जिक्र हम अपने तमाम तरह की जो डीलिंग वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये होती हैं हमारे जीवन में। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे निपटे, कैसे कि इनको दरकिनार करके नहीं हमें फोकस ही रहना है लगातार? जी, इसके लिए मैं तो ये करता था कि मैं टारगेट बेस्ड मैं पढ़ाई करता था कि मुझे आज इतना काम करना है। तो मैं 3 तरीके से अपना टाइम टेबल सेट करता था, एक महीने वाइज, एक हफ्ते वाइज और एक फिर लास्ट में मैं दिन पे लाता था। तो मैं उतना, अगर मेरा इतना कवर करना है सिलेबस, अगर उतना कवर करना है, चाहे मैं उसको 5 घंटे में कर लूँ, 8 घंटे में कर लूँ, उतना कवर होने के बाद ही मैं अन्य चीज़ों पे ध्यान देता था। और अगर उतना कवर नहीं हो पाता था तो मैं अगले दिन अपना कुछ खेलने का समय या फिर चाय पे जो टाइम बिताता हूँ उसको कम करके और मैं अपना उस चीज़ को पूरा करता था। टारगेट बेस्ड स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जी। हम सबके जीवन में कोई एक ऐसा शख्स होता है जो हमारे जीवन की दिशा काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। कभी वो कोई टीचर होता है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, कोई हमारा अच्छा मित्र होता है। आपके जीवन में वो शख्स कौन है जिसका जिक्र आप इस इंटरव्यू में करना चाहें? जी, मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से काफ़ी प्रेरित हूँ और उन्हीं से मैं प्रेरणा लेता रहा और वही मेरे एक प्रेरणा स्रोत रहा इस पूरी तैयारी के दौरान, कि जैसे उन्होंने एक लगनशीलता दिखाई थी अपने हर काम में, बस उसी को मैंने फॉलो किया और उसी लगनशीलता से सर मैं इस सफलता को प्राप्त कर पाया। बिल्कुल, कलाम साहब आपके नहीं कईयों के आदर्श हैं, उनके जीवन की कई ऐसे घटनाएं हैं जो हमको प्रेरणा देती रहती है। एक और सवाल जो है हमारे मन में कि जब हम सफल हो जाते हैं तो हमारी गलतियां तो छिप जाती हैं। जी सर। लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य के तौर पर हमने गलतियां ना की हों। क्या आपने ऐसी कोई गलती की जो आप चाहते हो, हमारे दर्शकों को सलाह देना चाहते हैं कि वो ऐसी गलती न दोहराएं? जी सर, होता ये था कि जब मैं 17 से लगातार यूपीएससी में मेंस लिखता रहा हूँ, तो मेरी एक दिक्कत थी कि मैं मेंस के बाद मैं घर चला जाता था और काफ़ी टाइम बिताता था। तो मेरे अंदर एक डिसकंटिन्यूटी वाली प्रॉब्लम 2019 तक, इवन 19 में मैंने थोड़ी बाड़ी कम की, लेकिन 18 तक तो बहुत ज़्यादा रही और उसका कहीं ना कहीं मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता था कि मेरी एक प्रॉपर तैयारी हो नहीं पाती थी। कुछ एरिया में मैं लैग करता था और बाद में जब एग्ज़ाम आता था तो मुझे उस पर या तो कंपनसेट करना पड़ता था या तो मैं उसको छोड़ के जाता था। तो सर मुझे लगता है ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें कि इंटरव्यू देने के बाद भी कोई भरोसा नहीं रहता कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमें लगातार बने रहना चाहिए। बिल्कुल, पीटी के बाद हम तुरंत मेंस की प्रिपरेशन करें, मेंस के बाद हम इंटरव्यू की, इंटरव्यू के बाद हम फिर पीटी की, जब तक कि हम फाइनली रूप से सेलेक्ट ना हो जाए। बिल्कुल, अनिश्चितताओं की परीक्षा है, हमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। हमने सुना है कि आप कविताएं लिखने में बहुत रुचि रखते हैं। जी सर। कुछ एक लाइनें। सर, मैंने 4 अगस्त को यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो मैं फेल हुआ था, तो मैंने उसी दिन एक कविता लिखी थी, उसी को मैं सर जी 4 लाइन सुनाना चाहता हूँ। ना व्यथित हो तू मनुज सुन, रात्रिहा विभीतेगी, किरणें आशा की नई विचलित हृदय को सींचेंगी। मिल न पाया जो तुझे उसका न तू शोक कर, नौलक्ष्य की चाह में खुद में प्रबल ऊर्जा तू भर। कर अडिग निश्चय विजय की, चलता रहे तो पथ निरंतर। शैलें विखंडित होती हैं तरड़ी के उत्साह से, अंधकार छट जाता तुरक दीपक के एक प्रकाश से। इतिहास लिखते हैं वही रण में जो खुद सो झोंकते, आसमां भी झुकता है उनके समक्ष जो सामर्थ्य अपना झोंकते। मन में ले विश्वास बस, लड़ता ही चल चलता ही चल। लड़ता ही चल चलता ही चल, बिल्कुल सही बात। क्या बात है। आने वाले अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी तैयारी के दौर में हैं? ये सर, मेरे 3 मंत्र हैं सर, वो मैं बस उसी को फॉलो करता था और मैं चाहूँगा वही करें आने वाले आगे जो विद्यार्थी आ रहे हैं। एक पेशेंस इस एग्ज़ाम की जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत बार, जैसा कि आपने पहले भी बताया, कि बहुत बार हमें निगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। एक पेशेंस, दूसरी कंटिन्यूटी और तीसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन 3 जो वर्ड हैं, इनको सर अपने जीवन में लाके हम इस परीक्षा को कहीं ना कहीं पास कर सकते हैं सर। बिल्कुल,
आपने कहा तू चलता ही चल, लड़ता ही चल। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। विपिन जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से ध्येय परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।